नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 19 महाकवि कालिदास और इस विधा का प्रकार है जीवनी और इसके लेखक है नरपत बाराहट हड़वेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बाराहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रभावों और प्रभावों को समझने में यत्नशील हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासों नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष की जीवनी अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास के जीवन परिचय का और उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का विवरण है। इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्ष चरित्र के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। इससे यह पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक यानी कि बच्चों के पारिवारिक जो रक्षक होते के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। वह कौन सा विक्रम है, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हें राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन 445 ईस्वी माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी यानी कि वर्तमान में जो उज्जैन आया है वह माना है, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय स्थान कहा है, यानी कि देखने लायक जगह बताया है। और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल को अनुरोध किया, यानी कि आग्रह किया है। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ होगा। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, यानी कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा कुशल होगा तो वहाँ की प्रजा भी सुखी होगी। साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी और उस समय जब प्रजा सुखी थी तो लेखन कार्य और कला में बहुत ही प्रगति हुई। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलवाया, नहीं कि उन्होंने अपने नाम से एक कैलेंडर निकलवाया। उस दिन से हम कह सकते हैं कि सालों की गिनती शुरू हुई और उस कैलेंडर का नाम था विक्रम संवत। समय समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, यानी कि राजा ने समय समय पर अपने नाम से सोने के सिक्के जारी करे, जिससे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, यानी कि जितनी समृद्धि देश में थी, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इसी काल में, यानी कि इसी समय में सबसे अधिक हुई। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे, यानी कि कालिदास के दरबार में 9 ऐसे बुद्धिशाली व्यक्ति थे जिन्हें वो 9 रत्न कहते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे, यानी कि अनपढ़ थे। जिस डाल पर बैठते उसी ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी एक बड़ी
विचित्र और रोचक कहानी है। चलो आज हम पढ़ेंगे। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी। यानी कि जो राजा थे उनकी एक ही पुत्री थी और बहुत ही वो गुणवती थी और बहुत ही बुद्धिशाली भी थी, जिसका नाम विद्योत्तमा रखा गया। जिसे नाम से ही पता चलता है विद्या में जो उत्तम हो उसको विद्योत्तमा कहते हैं। उसका नाम क्या रखा गया? विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। विद्योत्तमा को अपने गुण, रूप और ज्ञान पर बड़ा घमंड था, अभिमान था। अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। कहते हैं कि अगर लोगों का लाखों का नुकसान हो गया तो आदमी भूल जाता है, लेकिन अपमान अगर किसी ने किया हो तो उसका बदला लेना वो कभी नहीं भूलता। अतः अब वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी किया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन इन दिनों उनका मौन व्रत चल रहा है, इस कारण ये संकेत में ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई, जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 है। विद्योत्तमा ने कहा था कि भाई ईश्वर एक है, लेकिन पंडितों ने उसका अर्थ बताया कि ईश्वर 2 है, ईश्वर और जीव। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख युवक ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा का इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों को मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक यानी अचानक बोल उठा, उठ र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया।
विद्युत्मा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण यानी कि बुद्धिमान हो गए। राजनीति यानी सत्ता चलाने का ज्ञान, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत्मा से प्रार्थना की और कहा, अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि देवी आप जो द्वार बंद है उसे खोल दीजिए। अंदर से पत्नी विद्युत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग्य विशेष? उन्होंने कहा कि आपके पास बोलने के लिए कुछ विशेष है? इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मा को सुनाई। विद्युत्मा को जब उनके पंडित होने पर विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं यानी उदाहरण विश्व विख्यात हैं। उनकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है और आत्मीयता द्वारा है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा का राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ विक्रम उर्वशीयम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कुमार संभव काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर यानी कि संदेशवाहक बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिय को पहचानने के उपाय मेघ को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। यानी कि अपने आप को तुच्छ बताती हो कह रहे हैं कि मैंने जो वर्णन किया है वो बहुत ही मेरी बुद्धि के हिसाब से बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा है। सूर्य वंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है। महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास,
भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमको देखने को मिलती है। इस जीवनी से हमें यही संदेश मिलता है कि कोई भी बच्चा जन्म से मूर्ख है और जिंदगी भर मूर्ख ही रहेगा, ये नहीं कह सकते। समय आने पर, मौका मिलने पर वो अपनी बुद्धि को निखार भी सकता है और एक बड़ा विद्वान कवि भी बन सकता है।